हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रत्यायोजन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव में। बीपीएससी में इस टॉपिक पर इन दिनों क्वेश्चन पूछने का प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रत्यायोजन पर पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ना पूछा गया या पूछा भी गया तो नोट के रूप में पूछा गया, लेकिन इन दिनों प्रत्यायोजन पर लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले अभी इस बार जो एग्जाम 64वां बीपीएससी हुआ था उसमें प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर पर क्वेश्चन था। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ 63वां में प्रत्यायोजन पर एक फुल क्वेश्चन ही पूछ दिया गया। तो इस प्रकार 59 प्रत्यायोजन पर फुल क्वेश्चन ही पूछ दिया गया। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको थोड़ा बेहतर ढंग से देख लेना चाहिए। तो प्रत्यायोजन क्या है वो हम लोग देखेंगे और विकेंद्रीकरण से कैसे भिन्न है। तो ये टॉपिक दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन विकेंद्रीकरण के साथ पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो, और प्रत्यायोजन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि हम लोग आज के तारीख में प्रत्यायोजन के युग में जीते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अपने अधिकांश कार्यों का प्रत्यायोजन करते हैं। यदि आप अपने कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं करेंगे तो शायद कार्य ना कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर ले ले कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323 के तहत 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। जानते होंगे 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है, और उसके हिस्से केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर विधायिका का चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना सबकी जिम्मेवारी है। क्लियर है? अब जरा सोचिए, अगर जितने उसके पास कर्मचारी है, जितने उसके पास अधिकार है, जितने उसके पास क्षमता है, उस आधार पर यदि पूरे वह भारत में चुनाव कराना चाहे तो वैसे तो कई वर्ष लग जाएंगे तभी वो कार्य पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रत्यायोजन के माध्यम से ही आप देखते हो कि पूरा का पूरा काम एक दिन में, 2 दिन में, सप्ताह में मैनेज हो जाता है। तो प्रत्यायोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सवेरे से अभी तक आपने कई कार्यों का प्रत्यायोजन किया होगा, और ये इतना कॉमन फिनोमेना है कि आप इसको वर्कआउट भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो प्रत्यायोजन जो है कह सकते हो संगठन का या प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्लियर है? 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है इस मायने में, क्योंकि आज 21वीं सदी में प्रशासन के कुछ सिद्धांत तो हो सकता है अपनी प्रासंगिकता खो दिए, लेकिन समन्वय का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, समय रहफेर का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ये सब के प्रासंगिकता आज बना हुआ है और कुछ मायने में बढ़ ही रहा है। तो उस संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। क्लियर है? तो प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? प्रत्यायोजन का मतलब होता है कर्तव्य सौंपना, असाइनिंग ड्यूटी अपॉन अदर्स। कर्तव्य सौंपना, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर कर्तव्य सौंपते हैं तो इसको प्रत्यायोजन कहते हैं। अब कर्तव्य के साथ आपको सत्ता भी देना होगा, इसलिए कई विचारक व्यक्ति कहते होंगे कि प्रत्यायोजन का मतलब सत्ता सौंपना होता है। क्लियर है? यहाँ पर जरा शब्द का कीजिएगा, गौर कीजिएगा, सौंपना है। सौंपना का मतलब असाइन करना होता है, ट्रांसफर करना नहीं होता है, हस्तांतरण करना नहीं होता है। अगर हस्तांतरण कर दिया तो विकेंद्रीकरण हुआ, और सौंपा तो प्रत्यायोजन हुआ। सौंपना और हस्तांतरित करना दोनों में कुछ फर्क है। मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा, मैं काम आपको सौंप रहा हूँ, यह प्रत्यायोजन हुआ। क्लियर हुआ? देयर इज नो कन्फ्यूजन। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे संसद के समक्ष रखने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। व्यवहार में यह कर्तव्य किसको सौंप दिया है? वित्त मंत्रालय को सौंप दिया। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बजट बनाता है और उसको संसद के समक्ष पेश करती है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो प्रत्यायोजन का मतलब हुआ कर्तव्य सौंपना, सत्ता सौंपना। क्लियर है? सौंपना ये असाइन, अंग्रेजी में असाइन और हिंदी में सौंपना कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। प्रत्यायोजन को कुछ विचारक अपने अपने शब्दों में क्या क्या डिफाइन में क्या होगा। बहुत सारे विचारक होते हैं जो अपने अपने शब्दों में उसको परिभाषित करते हैं। तो प्रत्यायोजन को भी कुछ लोग परिभाषित किए।
जैसे दो डेफिनेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ो एक दो डेफिनेशन तो रट ही लो, क्योंकि कई दफा क्वेश्चन स्टेटमेंट पर भी आ जाता है और कई दफा जब किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरू करे, तो वैसे सर्कमस्टांस में कुछ रटा हुआ रहता है तो लिखने में आसान हो जाता है। तो इसे मूने का डेफिनेशन ले लो। मूने क्या कहता है? मूने कहता है प्रत्यायोजन का अर्थ उच्चतर सत्ता द्वारा निम्नतर सत्ता को या उच्चतर पद द्वारा निम्नतर पद को निर्दिष्ट सत्ता सौंपना होता है। उच्चतर पद द्वारा निम्नतर पद को निर्दिष्ट सत्ता सौंपना होता है। उसी प्रकार टेरी क्या कहता है? टेरी कहता है कि प्रत्यायोजन का अर्थ मतलब कह सकते हैं कार्यपालिका के या संगठनात्मक संगठन के एक इकाई से दूसरे इकाई को सत्ता सौंपना होता है। समझ रहे हैं? मतलब एक संगठनात्मक इकाई या एक कार्यपालक यदि दूसरे को सत्ता सौंपता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं। मिलेट थोड़ा बड़ा परिभाषा लिए है और वो प्रत्यायोजन को महत्व पर कुछ ज्यादा ही एम्फसाइज किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यायोजन का मतलब जो होता है दूसरे को कर्तव्य सौंपने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे के कर्तव्य सौंपने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यायोजन का अर्थ होता है दूसरे को स्वविवेक सौंपना। प्रत्यायोजन का क्या अर्थ हुआ? दूसरे को स्वविवेक सौंपना, जिससे कि वह कह सकते हो कर्तव्य के दायरे में रहकर किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने मूल्यांकन का, अपना विवेक का प्रयोग कर सके। तो प्रत्यायोजन थोड़ा व्यापक अवधारणा है विकेंद्रीकरण के जैसा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? उच्चतर अधिकारी निम्नतर अधिकारी को कोई कर्तव्य सौंप रहा है, कोई सत्ता सौंप रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, जैसे देखो ये हायरार्की है, ऊपर से नीचे तक सीढ़ी उतरा है। समझ रहे? हायरार्की में इस लेवल से इस स्तर को यदि कोई कर्तव्य सौंपा गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं। तो प्रत्यायोजन का सिद्धांत जो है वह भारतीय संगठन में देखा जाए तो पद सोपान के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है कि पद सोपान में ऊपर से नीचे तक जितने पद है सोपान श्रृंखला में, आदेश श्रृंखला में बंधे हुए, और इसी आदेश श्रृंखला में एक पद दूसरे पद को क्या कर रहा है? कर्तव्य सौंप रहा है, सत्ता सौंप रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद प्रत्यायोजन कहते हैं। याद रहेगा? तो प्रत्यायोजन फिर से मैं पांच लाइन बतलाता जो भी मैंने बताया। प्रत्यायोजन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत है। हो गया। प्रत्यायोजन 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है। नंबर 3, प्रत्यायोजन का समझ रहे हैं, कह सकते हैं संगठन में समझ रहे हैं अर्थ होता है कर्तव्य सौंपना, और कर्तव्य के साथ इसमें क्या सौंपा जाता है? सत्ता सौंपा जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। प्रत्यायोजन में इस बात को गौरतलब है कि इसमें कर्तव्य अथवा सत्ता को सौंपा जाता है, ना कि हस्तांतरण क्या होता है। इसी मायने में प्रत्यायोजन क्या होता है? विकेंद्रीकरण से अलग होता है। जिसे विकेंद्रीकरण में क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण होता है। प्रत्यायोजन में सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है, सत्ता का सौंपा जाता है। सत्ता का, जिसमें क्या होता है? जब सत्ता का हस्तांतरण होगा तो उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण हो जाएगा, लेकिन चूंकि सत्ता को सौंपा गया है इसमें उत्तरदायित्व को नहीं सौंपा जाता है। तो ये इसी मायने में प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण से क्या होता है? अलग हो जाता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। ऐसे आप देखो, प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है, इसको बहुत बेहतर ढंग से मोहित भट्टाचार्य ने अपने पुस्तक में पॉइंट आउट किया है। प्रत्यायोजन में दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जो कर्तव्य सौंप रहा है, समझ रहे हैं, सत्ता सौंप रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो कर्तव्य प्राप्त कर रहा है और सत्ता प्राप्त कर रहा है। जो कर्तव्य सौंप रहा है या सत्ता सौंप रहा है उसको हम लोग प्रत्यायोजक कहते हैं। क्लियर? और जो कर्तव्य पा रहा है और सत्ता पा रहा है उसको हम लोग प्रत्यायुक्त कहते हैं, डेलीगेटर और डेलीगेटी। समझ रहे? तो मोहित भट्टाचार्य के अनुसार प्रत्यायोजन में क्या होता है? कर्तव्य सौंपा जाना। पहला चीज होता है कर्तव्य सौंपा जाना, अर्थात क्या होता है? प्रत्यायोजक जो होता है प्रत्यायुक्त को क्या करता है? कर्तव्य सौंपता है। क्लियर है? कर्तव्य सौंपता है। नंबर 2 में क्या होगा? सत्ता का आवंटन। समझ रहे? फिर किसी कर्तव्य आपने सौंपा तो कर्तव्य ऐसे थोड़े होगा,
उसको करने के लिए सत्ता चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सत्ता का आवंटन का मतलब क्या होगा, प्रत्यायोजक जो होगा प्रत्यायुक्त को उस कार्य को करने के लिए क्या देगा, सत्ता देगा। क्लियर है। तीसरा, अनुपालन का निर्माण, मतलब क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन। अब क्या हुआ कि वो जो हुआ, जो प्रत्यायुक्त हुआ, वह उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या हो गया, अब दायित्व पूर्ण हो गया, बंध गया, उसकी ड्यूटी बॉन्ड हो गया, अब उसको काम करना है। और चौथा क्या होता है कि जो दायित्व बना, जो अनुपालन बना, वह फिर दूसरा अपने अधीनस्थ को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी जैसे सपोज करो ए और बी को मान लो, ये दो घटक है, ए प्रत्यायोजक हो गया, बी प्रत्यायुक्त हो गया। ए ने बी को कर्तव्य सौंपा, ठीक है, ए ने बी को कर्तव्य निर्वहन करने के लिए सत्ता सौंपा। अब बी क्या हो गया, ड्यूटी बॉन्ड हो गया, जो कर्तव्य उसे मिला है, जो सत्ता मिला है उसे करने के लिए। और बी जो है अपने सत्ता को, अपने कर्तव्य को फिर सी को नहीं सौंप सकता है। अगर सी को सौंपना है तो फिर अलग सिरे से प्रत्यायोजन होगा, वो प्रत्यायोजन नहीं होगा, अब प्रत्यायोजन जो होगा बी और सी के बीच में होगा, समझ रहे हैं। लेकिन ए के साथ जो बी का प्रत्यायोजन होगा उसमें बी सी को डायरेक्ट कोई सौंप नहीं सकता है, वह ड्यूटी बॉन्ड है, जो कर्तव्य उसको दिया गया उसको संपन्न करने के लिए। याद रहेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो प्रत्यायोजन में आप क्या देखते हो, एक ही सत्ता दो व्यक्ति के पास होता है, प्रत्यायोजक के पास भी होता है, प्रत्यायुक्त के पास भी होता है। क्लियर। प्रत्यायोजक जब चाहे प्रत्यायुक्त से प्रत्यायोजन वापस ले सकता है, अर्थात सत्ता वापस ले सकता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। प्रत्यायोजक जब चाहे प्रत्यायुक्त से क्या कर सकता है, सत्ता वापस ले सकता है। तो इस पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे खास तौर पर बहुत सारे विचारक थोड़ा संदेह करते हैं ये कैसे संभव है कि एक ही समय एक ही समय सत्ता दो व्यक्ति के पास हो। तो इस पर टेरी महोदय ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शिक्षक जो होता है या व्यक्ति होता है, दूसरे को ज्ञान देने के बावजूद खुद ज्ञान से युक्त बना रहता है, उसी प्रकार प्रत्यायोजन में भी प्रत्यायोजक प्रत्यायुक्त को सत्ता देने के बावजूद सत्ता से युक्त बना रहता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो प्रत्यायोजन में चार चीज मैंने बताया। पहला, प्रत्यायोजक कर्तव्य सौंपेगा, दूसरा वह उसको सत्ता सौंपेगा, फिर उसके बाद एक अनुपालन या दायित्व निर्माण होगा, और उस दायित्व का आगे फिर हस्तांतरण नहीं हो सकता, डेलीगेशन नहीं हो सकता। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। एक ही समय प्रत्यायोजन में क्या है, प्रत्यायुक्त के पास भी सत्ता है, प्रत्यायोजक के पास भी सत्ता है, और प्रत्यायोजक को जब क्षण लगेगा कि नहीं उसको प्रत्यायोजन वापस ले लेने तो सत्ता वापस ले लेगा। तो एक ही समय जो सत्ता दो व्यक्ति के पास है, समझ, तो उस पर कुछ लोग टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, संदेह करते हैं। उसको टेरी ने एक मतलब ज्ञान के माध्यम से बतला कि जिस प्रकार दूसरे को ज्ञान देने के बाद भी आप ज्ञान से युक्त बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्यायोजन में भी दूसरे को सत्ता देने के बाद क्या होता है, वह प्रत्यायोजक सत्ता से युक्त बना रहता है। सर मैरी पार्कर फॉलेट एक महत्वपूर्ण विचारक है, वो सत्ता के प्रत्यायोजन को क्या करते हैं, बोलते हैं कि मीथा का उदाहरण है, खारिज करते हैं। वो बोलते सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। मैरी पार्कर फॉलेट जिन्हें शास्त्रीय विचारक और व्यवहारवादी विचारधारा के बीच में कड़ी कहा जाता है, प्रथम व्यवहारवादी विचारक कहा जाता है, वे सत्ता के प्रत्यायोजन को मीथा का उदाहरण मानती है। उनका कहना है कि सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सत्ता कार्यात्मक होता है। जब आप किसी को कर्तव्य दोगे तो सत्ता दोगे ही दोगे। अब सत्ता आपकी इच्छा पर नहीं है कि आप दोगे नहीं दोगे, नहीं, आपको देना ही देना है। अगर आपने किसी को कर्तव्य दिया तो आपको सत्ता देना ही पड़ेगा। और सत्ता कार्यात्मक सत्ता के साथ जवाबदेही होता है, तो सब साथ साथ चलता है। इसलिए ये कहना गैर मुनासिब होगा कि यह प्रत्यायोजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं, जब कर्तव्य गया तो सत्ता भी जाएगा, और सत्ता के साथ ही उत्तरदायित्व जाता है। इसलिए सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, ये मानना उचित नहीं है। सत्ता तो कार्य के साथ जुड़ा होता है, और कार्य जाएगा तो सत्ता भी जाएगा ही जाएगा। जवाबदेही भी उसी के साथ जुड़ा हुआ, तो सब सात पैकेज है, मतलब कॉम्बी पैकेज हुआ, सत्ता का, उत्तरदायित्व का, और क्या हुआ आपका कर्तव्य का। तो कर्तव्य, सत्ता और उत्तरदायित्व तो साथ ही चलता है। ये मैरी पार्कर फॉलेट बोलते, इसलिए उन्होंने सत्ता के प्रत्यायोजन को मीथा का उदाहरण कहा। क्लियर है।
सत्ता का प्रत्यायोजन जो है संगठन में बड़ा महत्वपूर्ण अवधारणा है। आप देखते हो कि आज यहाँ पर आप बैठे हुए हो, लेकिन बहुदेशीय कंपनियों का आउटलेट पूरे शहर में फैला हुआ, समझ रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ बैठे हुए, लेकिन उनके नाम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारत का दूतावास है वहाँ काम हो रहा है, और वहाँ पर भारत सरकार के बदले संधि हो रहा है, समझौता हो रहा है, अनुबंध हो रहा है, हस्ताक्षर सब हो रहा है। तो किसके कारण? प्रत्यायोजन के कारण। तो प्रत्यायोजन बड़ा इंपॉर्टेंट अवधारणा है। प्रत्यायोजन के द्वारा क्या कर सकते हैं? यू कैन मल्टीप्लाई योर पर्सनैलिटी। आप अपने व्यक्तित्व को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रत्यायोजन के कारण क्या कर सकते हैं? अपना सत्ता, अपने उत्तरदायित्व को या अपने व्यक्तित्व को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज देखते होंगे एक कंपनी अमेरिका में है, जब समझ उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, लेकिन उसका फ्रेंचाइजी पूरे विश्व में फैला हुआ, सब उसी कंपनी के नाम पर पूरे विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं। किसके माध्यम से? प्रत्यायोजन के माध्यम से। हमारा देखते हैं हिंदू व्यवस्था में जो पगली रस्म का नाम सुना आपने? पगली रस्म होता है, जो किसी की मृत्यु होती है तो फिर एक पगली रस्म होता है। पगली रस्म में क्या होता है कि ऑथोरिटी ट्रांसफर होता है, यानी पिता की मृत्यु हो गई तो वह पुत्र को सत्ता मिल जाएगा, फिर वो तो इस तरह से वो चलते रहता। तो प्रत्यायोजन का अच्छा उदाहरण हुआ। मेरी बात समझ? प्रत्यायोजन बड़ा इंपॉर्टेंट अवधारणा है। प्रत्यायोजन के माध्यम से आप कार्य प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हो। प्रत्यायोजन के माध्यम से विशेषज्ञता सुनिश्चित कर सकते हो। प्रत्यायोजन के माध्यम से प्रबंध कर सकते हो। प्रत्यायोजन के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हो वगैरह। क्लियर है? तो यहाँ पर एक दफा जैसे बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन आया था कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण तो एक ही सा लगता है, नहीं अंतर है। प्रत्यायोजन मैंने बताया था ऐसा कर्तव्य सौंपा जाता है, एक इकाई द्वारा दूसरे इकाई को कर्तव्य सौंपा गया, सत्ता सौंपा गया। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए जो टेबल बताया और उस टेबल पर दोनों के बीच अंतर लिखने को कोशिश किया कि प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है और विकेंद्रीकरण उसकी परिणति है, अंतिम परिणाम है। क्लियर? मैंने बताया कि प्रत्यायोजन वरिष्ठ और अधीनस्थ के संबंध में होता है, वरिष्ठ अधीनस्थ के बीच होता है, और विकेंद्रीकरण क्या होता है? उच्चतर और निचतर के बीच होता है। फिर मैंने बोला प्रत्यायोजन प्रबंध के लिए अनिवार्य है, विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए ऐच्छिक है, चाहे तो करे ना चाहे तो भी चलेगा। फिर मतलब प्रत्यायोजन में जो वरिष्ठ होता है अधीनस्थ पर नियंत्रण का अधिकार रखता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में नियंत्रण का अधिकार भी हस्तांतरण होता है, वो भी चला जाता है। फिर मैंने प्रत्यायोजन प्रबंध का तकनीक है, और प्रत्यायोजन के विकेंद्रीकरण के बारे में क्या बताया? यह प्रबंध का दर्शन है। यह प्रबंध का तकनीक हुआ, यह प्रबंध का दर्शन हुआ। फिर मैंने प्रत्यायोजन जो हुआ वह साधन हुआ, और विकेंद्रीकरण क्या हुआ? साध्य हुआ। फिर बोला प्रत्यायोजन औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, लेकिन विकेंद्रीकरण हमेशा औपचारिक होगा। प्रत्यायोजन पद स्तर पर भी हो सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, लेकिन विकेंद्रीकरण हमेशा पद स्तर पर होता है। और लास्ट में बोला प्रत्यायोजन में उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में उत्तरदायित्व का हस्तांतरण में होता है। तो ये आपको एग्जाम में लिखना था कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में फर्क क्या हुआ। हमारे जैसे ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बतलाया है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये विकेंद्रीकरण हो गया, ये जो मैंने किया ये विकेंद्रीकरण हो गया, और ये जो हुआ कि एक पद से दूसरे पद गया, ये प्रत्यायोजन हो। चलिए अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए मैंने बताया कि विकेंद्रीकरण क्या है? परिणति है, प्रत्यायोजन का परिणति है। समझ रहे? मतलब 100% डेलीगेशन हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। समझ आ गया आपको? ये दोनों में अंतर क्या है विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन में? फिर से बतला दो, प्रत्यायोजन प्रक्रिया हुआ, विकेंद्रीकरण परिणति हुआ, अंतिम परिणाम हुआ। प्रत्यायोजन वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध पर निर्भर करता है, समझ दर्शाता है, और विकेंद्रीकरण उच्चतर निचतर संबंध को दर्शाता है। प्रत्यायोजन प्रबंध के लिए अनिवार्य, विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए ऐच्छिक है, चाहे तो करे ना चाहे तो चलेगा। फिर कह सकते हैं प्रत्यायोजन में नियंत्रण का अधिकार बना रहता है, विकेंद्रीकरण में नियंत्रण का अधिकार भी चला जाता है। प्रत्यायोजन प्रबंध का तकनीक हुआ, यह प्रबंध का दर्शन हुआ, यह साध्य हुआ, ये साधन हुआ, ये साध्य हुआ। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है, ये केवल औपचारिक होगा।
ये केवल पद और व्यक्ति दोनों स्तर पर हो सकता है, ये पद स्तर पर ही केवल होगा। ये इसमें उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण भी हो जाता है। तो विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, जैसे आप देखते होंगे, अगर आपको याद होगा अनुच्छेद 246 ले लो, अनुच्छेद ले लो 258, इन दोनों में फर्क हो जाएगा। अनुच्छेद 246 जो है ना, वह विकेंद्रीकरण है। कैसे विकेंद्रीकरण है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का हस्तांतरण कर देगा। और इसमें क्या है, प्रत्यायोजन हुआ, मतलब केंद्र अपना बहुत सारा काम राज्य को सौंप सकता है और राज्य भी अपना काम कुछ केंद्र को सौंप सकती है। क्लियर है, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। जनरली देखिएगा कुछ चीजें जो है ना बड़ा इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा चीजें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है बता सकते हैं आप? जैसे आप कह सकते हो, जैसे कह सकते हो आपकी डिकॉन्सेंट्रेशन, डिकॉन्सेंट्रेशन, फिर कह सकते हो डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन कह सकते हो, डिवैल्यूएशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये चार वजह कैसा लगता है, समझ रहे हैं? तो जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीय, ये प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, जैसे नया जिला का निर्माण करना, नया अनुमंडल का निर्माण करना, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रण। ये जो डिवैल्यूएशन हुआ, ये वैधानिक होगा या राजधानिक होगा? राजनीतिक होगा। केंद्र से राज्य के बीच जो हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन, अधिकार का ट्रांसफर होना। और प्रत्यायोजन क्या होगा, ये तो सब विकेंद्रीकरण क्या होगा, ये प्रशासनिक भी होगा, वैधानिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा, सब होगा। ये विकेंद्रीकरण सबसे बड़ा व्यापक अवधारणा है। और प्रत्यायोजन क्या हुआ, उसी का एक घटक हुआ, मतलब आप अपना कर्तव्य कुछ देर के लिए सौंप दिए तो प्रत्यायोजन हो गया, और ट्रांसफर कर दिया अंतिम रूप से तो क्या हो गया, वो विकेंद्रीकरण हो गया। क्लियर है? क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे वो जैसे आमतौर पर जैसे चुनाव आयोग, मोटा मोटी मान लो कि चुनाव आयोग जो है वर्चुअली अपने अधिकार चुनाव के समय अधिकारियों को देती, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देती, और जितने लोग हैं सब उसमें अधिकारी बन जाते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन भर अपने पद पर अधिकारी शब्द नहीं लिखते, इन चुनाव के समय कोई डिस्ट्रिक्ट पोलिंग अफसर, कोई प्रिजाइडिंग अफसर, कोई बूथ अफसर बन जाता है, और अधिकार चुनाव के संबंध, अधिकार संबंधी, चुनाव संबंधी अधिकार संपन्न हो जाता है, और जैसे चुनाव खत्म हो गया फिर वो अपना बैक टू पेविलियन हो जाता है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट, समझ आया आपको? तो विकेंद्रीकरण जो हुआ थोड़ा स्थायी अवधारणा है, थोड़ा टिकाऊ अवधारणा, और प्रत्यायोजन काम चला है, अभी मेरा काम बढ़ गया तो मैं अपना काम दूसरे को दे दिया, समझ रहे? तो ये विकेंद्रीकरण जो होता है वो संरचनात्मक अवधारणा हो गया। और ये क्या हो गया, इसको आप क्या बोल सकते हो, इट इज समथिंग संरचनात्मक अवधारणा है। और ये क्या मतलब ये प्रबंध की अवधारणा है, प्रबंध करने के दृष्टि से। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में। क्लियर है? फिर आपको मैं ये बतलाया विकेंद्रीकरण, विकेंद्रण और हस्तांतरण, इस में अंतर समझ में आया आपको? कि अगर केवल प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकार का बोल रहे तो विकेंद्रण हो गया, अगर विकेंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रण, डिकॉन्सेंट्रेशन। फिर वैधानिक और राजनीतिक दोनों हुआ, जैसे केंद्र से राज्य को अधिकार मिलना, ये वैधानिक और राजनीतिक दोनों हुआ। और लेकिन विकेंद्रीकरण थोड़ा व्यापक है, वह प्रशासनिक भी होगा, फिर विधायी भी हो, वैधानिक भी होगा, और फिर कह सकते हो राजनीतिक भी होगा। क्लियर है? और प्रत्यायोजन वो भी उसी तरह का होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि प्रत्यायोजन टेम्पररी होता है और विकेंद्रीकरण परमानेंट टाइप का हो गया, अस्थायी हो गया। क्लियर है? इसलिए अंतिम परिणति बोला। क्लियर? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। अगर हम लोग देखते हैं कि प्रत्यायोजन कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यायोजन कई प्रकार का होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कर सकते हैं कि सबसे दिशा के अनुसार कर सकते हैं, मतलब दिशा के अनुसार एक हुआ ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और समस्तरीय, मतलब एक ऊपर से नीचे, ये तो कॉमन फिनोमेना है। एसपी अपना अधिकार डीएसपी एएसपी को देता है, तो ये ऊर्ध्वमुखी हो गया। केंद्र सरकार अपना अधिकार कार्य राज्य को सौंपती हो तो अधोमुखी हो गया। कई दफा क्या होता है, राज्य भी अपना काम केंद्र को सौंपती है, तो ये भी उसको ऊर्ध्वमुखी कहते हैं।
दोनों होता है। प्रत्यायोजन अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है और लेटरल भी होता है। तो प्रत्यायोजन को हम दिशा के अनुसार 3 वर्गों में बांट सकते हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर और समस्तरीय। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। ऊपर की ओर का मतलब उच्चतर प्राधिकरण द्वारा निम्नतर प्राधिकरण को, फिर नीचे से ऊपर की ओर का मतलब क्या, निम्नतर प्राधिकरण द्वारा उच्चतर प्राधिकरण, और समस्तरीय का मतलब क्या, एक ही पद स्तर पर विभिन्न पदों के बीच में। याद रहेगा, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो समझ में तो आ गया आपको। अब जरा हम लोग जरा देखते हैं कि प्रत्यायोजन जो वर्चुअली और कितने प्रकार का होता है। एक तो दिशा के अनुसार मैंने बताया कि एक ऊर्ध्वमुखी होगा, एक अधोमुखी होगा, एक समस्तरीय होगा। फिर मैं बतलाता हूँ कि परमानेंट अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, किसी खास कार्य विशेष के लिए गया फिर खत्म हो गया, उसको अस्थायी कहते हैं। और हमेशा चला गया, फिर वो लौट कर नहीं आएगा। प्रत्यायोजन ने अपना अधिकार प्रत्यायुक्त को सदैव के लिए दे रखा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय, उसको अस्थायी कहते हैं। और किसी खास काम के लिए गया, कुछ देर के लिए गया, तो उसको अस्थायी कहते हैं। तीसरा, पूर्णकालिक और अंशकालिक। यदि प्रत्यायोजक अपना पूरा का पूरा अधिकार अधीनस्थों को सौंप देता है तो यह क्या, प्रत्यायुक्त को सदस्य को पूर्णकालिक कहेंगे। और फिर अंशकालिक का मतलब वो पूरा नहीं सौंपता बल्कि थोड़ा हिस्सा सौंपता है, थोड़ा हिस्सा अपने पास रखता है, तो उसको हम लोग अंशकालिक कहते हैं। फिर कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब अगर प्रत्यायोजन के साथ कोई शर्त जुड़ा हुआ है तो उसको कंडीशनल कहते हैं, और जिसमें कोई शर्त वगैरह जुड़ा हुआ नहीं तो उसको क्या कहते हैं, अनकंडीशनल कहते हैं। ठीक है, कोई शर्त जुड़ा हुआ तो कंडीशनल, कोई शर्त ना जुड़ा हुआ तो अनकंडीशनल। अब देखते हैं फॉर्मल और अनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। यदि पद स्तर पर यह काम होता है तो औपचारिक हो गया, और व्यक्तिगत स्तर पर हो गया तो यह क्या, अनौपचारिक हो गया। ऐसा भी होता है जब औपचारिक अनौपचारिक स्तर पर, पद स्तर पर औपचारिक और पद स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर क्या हुआ तो अनौपचारिक हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर ए ने बी को दिया तो डायरेक्ट हो गया, और ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो ए टू सी हुआ, इसको इनडायरेक्ट कहेंगे। क्लियर? ऐसा जनरली कम ही होता है, जनरली ए टू बी ही होता है। कई दफा ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह चलते रहता है। समझ आ गया आपको? तो प्रत्यायोजन कितने प्रकार का हुआ, पहले बतलाया अस्थाई, अस्थाई, फिर दिशा के अनुसार बतलाया, फिर पूर्ण और आंशिक बतलाया, फिर आपका बिना शर्त और सशर्त बतलाया, फिर आपको मैंने औपचारिक और अनौपचारिक बतलाया, फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बतलाया। ए टू बी प्रत्यक्ष हो गया, और ए टू सी क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, यानी भाया मतलब बी के माध्यम से, सो जैसे अप्रत्यक्ष। समझ आ गया आपको? तो प्रत्यायोजन कई प्रकार का होता है। प्रत्यायोजन का लाभ क्या बतला सकते हो, तो मैंने बोला प्रत्यायोजन का लाभ संगठन में कार्य को भी है, कर्मचारी को भी है, प्रबंधन को भी है, और संगठन को भी, पर्यावरण को भी है, सबको लाभ मिलता है प्रत्यायोजन से। कैसे मिलता है बताइए? प्रत्यायोजन से लाभ कैसे मिलता है, इसमें वरिष्ठ का कार्यभार कम हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका क्या होता है बताइए? यह प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब को दूर कर देता है। नंबर 3 में क्या बोलोगे कि यह जो होता है मतलब नीति और कार्यक्रम को स्थानीय परिस्थितियों के साथ मैनेज करने में क्या होता है, सक्षम करता है प्रत्यायोजन। मतलब राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों को स्थानीय परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, अधीनस्थों में समझ रहे ना क्या होता है, अधीनस्थों को प्रशिक्षण मिलता है, क्षमता बढ़ता है, और वो भी अब थोड़ा मतलब निर्णय लेने में क्या होता है, सक्षम होने लगते हैं, जवाबदेही निर्वहन करने में सक्षम होते हैं। इसके कारण क्या होता है, अगले पंक्ति का नेतृत्व का निर्माण का मार्ग खुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इसमें, इसमें कार्यविधि में सरलता होती है, समझ रहे हैं, जटिलता दूर हो जाती है, समझ रहे हैं। और क्या होता है कि अधीनस्थों में या कर्मचारियों में जवाबदेही की भावना और कार्य के प्रति अभिरुचि बढ़ती। और क्या होता है बताइए, इसमें संगठन में शीर्ष पर जो काम का जमावड़ा है वो कम हो जाता है। तो प्रत्यायोजन के कई लाभ है, तो प्रत्यायोजन के उद्देश्य क्या है, प्रत्यायोजन के कई लाभ हुआ। क्या लाभ होता है बतलाया जाए पहले, ये मतलब वरिष्ठ के कार्यभार को कम कर देता है। दूसरा, यह प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब को दूर कर देता है। तीसरा, यह नीतियों में स्थानीय समायोजन सुनिश्चित करता है।
नेक्स्ट, यह क्या करता है, अधीनस्थों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह नए दायित्व और कार्य का निर्वहन कर सके। यह अगले पंक्ति के नेतृत्व के निर्माण में सहयोग देता है, समझ रहे। और यह क्या करता है बताइए, और कार्यविधि की जटिलता को दूर करता है, जवाबदेही को बढ़ाता है, और क्या करता है, शीर्ष स्तर पर काम के जमावड़ा को कम कर देता है। अगर सपोज आप अपने परिप्रेक्ष्य में लो ना, सब काम आप अपने करोगे, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, तो क्या महसूस करोगे, आप ओवरबर्डन होगे, तभी पूरा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अपने काम का आप आवंटन करें, लाइक माइंडेड लोगों को देने लगे, तो फिर क्या होगा, आपका काम भी बेहतर ढंग से होगा, और फिर आप में मतलब क्षमता रहेगा कि आप महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान फोकस कर सके। क्लियर है। तो प्रत्यायोजन से कार्य को क्या फायदा होता है बताइए। प्रत्यायोजन से कार्य को फायदा ये होता है कि कार्य में अगर तकनीकी पर जुड़ा हुआ है, विशेषज्ञता जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यायोजन उसे सुनिश्चित करने में मदद करता है। कर्मचारी को क्या करता है, कर्मचारी में जवाबदेही की भावना बढ़ाता है, कर्मचारियों में सामर्थ्य की भावना बढ़ाता है, कर्मचारियों में हमारे सेकंड लाइन के नेतृत्व की भावना विकसित करता है। प्रबंधन को क्या फायदा होता है, प्रबंधन को फायदा होता है कि प्रत्यायोजन से काम में तेजी आती है, निष्पादन बढ़ता है, हमारे यांत्रिकरण थोड़ा मजबूत होता है। और संगठन को फायदा क्या होता है प्रत्यायोजन से, वह अपना पूरा विश्व भर में अपना पांव फैला सकता है, अपना व्यवस्था कर सकता है, अपना मतलब कह सकते हो मल्टीप्लाई कर सकता है अपना पर्सनैलिटी को इस हिसाब से। तो प्रत्यायोजन के कई लाभ हमारे थे, जो भी आपको मैं डिस्कस कर रहा था। चलिए, प्रत्यायोजन संगठन में आवश्यक उदाहरण है, अपरिहार्य उदाहरण है। इसका कारण क्या है कि इसका काम जो होता है, लक्ष्य बेहतर ढंग से प्राप्त हो जाए, यह सुनिश्चित करना, लक्ष्य कार्य में विशेषज्ञता हो और वो विशेषज्ञता हासिल हो जाए, स्थानीय मूल्य और व्यक्ति उसमें उसको प्रॉपर जगह मिल जाए। उसके बाद इसका और क्या उद्देश्य होता है बताइए। और इसका उद्देश्य होता है कि अगले पंक्ति का नेतृत्व का प्रभावी ढंग से विकास हो सके। क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। लेकिन प्रत्यायोजन का मार्ग इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। प्रत्यायोजन के मार्ग में कई बाधाएं हमारे, क्योंकि आदमी सत्ता चाहता है, सत्ता छोड़ना कौन चाहता है, सत्ता छोड़ना कोई नहीं चाहता, सब सत्ता को पकड़े रखना चाहता है। तो इस परिस्थिति में प्रत्यायोजन के मार्ग में क्या होता है, बाधा तो होता है। तो क्या क्या इस बाधा को हमने दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं आप मतलब संगठन संबंधी बाधा, और दूसरा कह सकते हो व्यक्तिगत बाधा। संगठन संबंधी बाधा का मतलब इसका ताल्लुकात संगठन से और संगठनात्मक बाधा हो गया, और जो आपके व्यक्तिगत मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ उसको व्यक्तिगत बाधा हुआ। तो संगठनात्मक बाधा में क्या होगा, संगठन का जो स्वरूप है उसमें स्पष्टता का अभाव है। अगर संगठन के उद्देश्य, संगठन के कार्य विधि वगैरह ढंग से एस्टैब्लिश नहीं है, सबसे ढंग से बने हुए नहीं है, तो क्या होगा, प्रत्यायोजन करने में कठिनाई होगी। फिर संगठन में जो माहौल कैसा है, कार्य बिल्कुल नैतिक रूप में संपन्न हो रहा है या फिर क्या है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव वगैरह बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, प्रत्यायोजन करने में दिक्कत होती है। तीसरा क्या बोलोगे, संचार के प्रभावी साधन का अभाव। अगर संगठन में संचार के साधन अवेलेबल है तो प्रत्यायोजन करना आसान हो जाता है, लेकिन इसके अगर अभाव है तो प्रत्यायोजन करने में कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये कुछ कार्यक्रम केंद्रीकृत प्रकृति के होते हैं, उसमें प्रत्यायोजन का गुंजाइश ही नहीं होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं संगठन का बड़ा छोटा आकार रहेगा और सीमित कार्य व्यवहार रहेंगे तो भी उसमें प्रत्यायोजन संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, समन्वय के प्रभावी साधन का अभाव, फिर कह सकते हो कार्य नियंत्रण का अभाव, ये सब कुछ कमी है जिसके वजह से प्रत्यायोजन क्या होता है, संगठनात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत रूप से बाधा, व्यक्तिगत बाधा क्या क्या जो प्रत्यायोजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत बाधा में सबसे पहला बाधा है कि जो ईगो होता है, वरिष्ठ होते हैं उनमें ईगो बहुत ज्यादा होता है, और जब ईगो ज्यादा होता है बट नेचुरल है वह प्रत्यायोजन झेल नहीं पाएंगे, तो बहुत किया क्या तो भाई वो काम कर लेते। दूसरा क्या होता है बताइए कि उनको जो लगता है
उनको लगता है कि अधीनस्थ काम बिगाड़ देंगे या हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण बाधा क्या है? हमें दूसरा महत्वपूर्ण बाधा हुआ कि वरिष्ठों में भय है कि अधीनस्थ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं और हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा ये इनको डर लगता है काम बिगाड़ देगा, अधीनस्थ से काम होगा नहीं और काम बिगड़ जाएगा, इस कारण खुद ही कर देना ठीक है। इसके अलावा और आप क्या देखते हो? राजनीतिक विचार का अभाव। समझ, राजनीतिक क्या हुआ? मतलब विचार का अभाव, जैसे मतलब राजनीतिक विचार का अभाव, मतलब राजनीतिक विचार का कारण भी कई दफा प्रत्यायोजन को प्रभावित कर देता है। राजनीतिक कारण बोल सकते हैं, राजनीतिक कारण से भी प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रभावित होता है। फिर कह सकते हो व्यक्तिगत, जो व्यक्ति का पृष्ठभूमि कैसा रहा, कैसा सामाजिक शिक्षा दीक्षा उसे मिले, नेतृत्व के कारण भी प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन और नेतृत्व दोनों साथ साथ नहीं होते। प्रत्यायोजन में कर्तव्य नीचे वाले को सौंपना है और नेतृत्व में व्यक्ति का अधिकार बढ़ना है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इससे ज्यादातर देखोगे जो वरिष्ठ होते हैं उसमें इमोशनल मैच्योरिटी का अभाव होता है। समझ रहे, वो समझ रहे प्रत्यायोजन करना चाहते नहीं है, इसके कारण ये प्रत्यायोजन दिक्कत होता है। इसके अलावा और क्या कह सकते हो आप कि वर्चुअली क्या है, जो प्रत्यायोजन करना चाह भी रहे उनको पता नहीं कैसे प्रत्यायोजन करना, तो ये भी बहुत बड़ा बाधा होता है। तो मैं 5 बाधा बतलाओ। पहला बाधा संगठन से संबंधित और दूसरा बाधा व्यक्ति से संबंधित। तो पर संगठन से संबंधित बाधा में संगठन का अस्थिर पर्यावरण, संगठन का छोटा आकार, फिर कह सकते हो तीसरा क्या बतलाया, संगठन में नियम कानून जो है उसमें स्पष्टता का अभाव। उसके बाद और क्या बतलाया, संगठन में साधन का अभाव, संचार के माध्यम का अभाव, नियंत्रण तंत्र का अभाव, सत्ता और जवाबदेही का अस्पष्ट निर्धारण। समझ, ये सब क्या करते हैं? प्रत्यायोजन को प्रभावित करते हैं। और व्यक्तिगत बाधा में क्या होगा? अहंकार की भावना, कार्य बिगड़ने का भय, सर अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने का भय, ये सब कारण होता है जो प्रत्यायोजन को क्या करता है? बाधित कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यायोजन संगठन में महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज बगैर प्रत्यायोजन का आपका काम चलेगा ही नहीं। आज आप सब काम खुद करना चाहें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको कुछ काम अपने अधीनस्थों को सौंपना पड़ेगा। क्लियर है? तो उस परिस्थिति में क्या कुछ हो जैसे कि प्रत्यायोजन ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए कुछ रक्षा उपाय पर वर्कआउट किया जाना चाहिए। जैसे 4-5 ज्यादा नहीं, कुछ रक्षा उपाय। जैसे एक रक्षा उपाय हो सकता है कि प्रत्यायोजन को क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए और निर्दिष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर पद स्तर पर होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होते, पद स्तर पर होना चाहिए। इसे आदेश श्रृंखला का अनुपालन करना चाहिए, A to B, B to C, C to D, इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए बताइए? इसमें अधीनस्थ जिसको प्रत्यायोजन कर रहे उसकी सक्षमता पर विचार कर लो कि वो उस काम को कर भी पाएगा अथवा नहीं, तो उसकी सक्षमता पर विचार कर लो। फिर राजनीतिक विचार जो होते हैं, संकीर्ण विचार वगैरह भी इसको क्या करते, प्रभावित कर देते। इसके अलावा और क्या लगता है आपको? और क्या उपाय हो सकता है? और ये हो सकता है कि इसके साथ पर्याप्त संसाधन दीजिए, और एक बार प्रत्यायोजन कर दिया तो डे टू डे मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, उसको कुछ काम करने दीजिए। समझ रहे? तो फिर मैं बतला दूं क्या क्या रक्षा उपाय हुआ। पहला रक्षा उपाय हुआ प्रत्यायोजन पद स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, प्रत्यायोजन क्या तौर तरीके लिखित और प्राधिकृत होना चाहिए। तीसरा, इसमें समझ रहे अधीनस्थों के सक्षमता पर विचार होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें संचार का साधन वगैरह पूर्णरूपेण विकसित होना चाहिए। फिर निष्पादन मूल्यांकन, जो कर्तव्य सौंपा गया उसका क्या अचीवमेंट और उसका सही तौर पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। इसके बाद और क्या होता है बताइए? इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत का अनुपालन होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? समझ रहे हैं? सत्ता और उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप से निर्धारण होना चाहिए। तो ये सब कुछ रक्षा उपाय जो प्रत्यायोजन को मैनेज करते हैं। आप जनरली देखोगे कि संगठन में प्रत्यायोजन का सही से उपाय तो है, लेकिन ये सब काम नहीं आता है। ऐसा देखा जाता है कि परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग मात्रा में सत्ता का प्रत्यायोजन करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार करता है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि प्रत्यायोजन बहुत जटिल अवधारणा है,
कई घटकों पर निर्भर करता है, समझ, और सब मिलकर व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एनीवे, लेकिन प्रत्यायोजन का 20वीं सदी में जिस प्रकार महत्व था, 21वीं सदी में उतना ही महत्व है, और कुछ मायने में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। और आज अपने विभिन्न आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए आप प्रत्यायोजन पर निर्भर हो, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आज प्रत्यायोजन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आप अपने घर से एक क्वेश्चन लिखना, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर लिख सकते हो, या फिर 56वां में जो क्वेश्चन आया था कि प्रत्यायोजन जो है वह संगठन के कर्तव्य, समझ रहे हैं, प्रत्यायोजन संगठन के कार्यक्रम, गतिविधियों और उद्देश्य पूर्ति की चाबी है। इसमें प्रत्यायोजन का महत्व लिखना है कि प्रत्यायोजन कैसे लक्ष्य प्राप्ति में कैसे कर सकते हो, संगठन के कार्यकुशल कार्य संचालन में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के ला सकते हो। ये आया था 56वां 59वां में 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आप करिए, इसका आंसर लिख के ला सकते हैं, ठीक है। या फिर ये लिख सकते प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच में अंतर लिखना, और उसके बाद लिखना। तो कोशिश करो लिखने का, और मेरे को पोस्ट करो। अगर कोई दिक्कत है तो फिर मेरे को फोन कर सकते हो, लेकिन लिखना तो चाहिए ही चाहिए। और अच्छा है, अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, पोस्ट भी करे, अधिकांश स्टूडेंट अभी सोए हुए हैं, समझ रहे। सभी के लिए एग्जाम समय बराबर है, तो जिसने मेहनत अभी कर दिया वो बाजी मार सकता है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।